डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट ईयर कॉमर्स का अकाउंटिंग का पेपर था 2025 रेगुलर एंड प्राइवेट वालों का। तो फर्स्ट ईयर कॉमर्स का जो पेपर था 2025 रेगुलर एंड प्राइवेट अकाउंटिंग का, उसके एमसीक्यूज़ और उसके सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले एमसीक्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। 2025 के एमसीक्यूज़ का पहले एमसीक्यू का आंसर, दिस इज़ नॉट करंट एसेट। ये करंट एसेट नहीं है। क्या नहीं है? इक्विपमेंट करंट एसेट नहीं है। सेल के मायने क्या है? सेल ऑफ मर्चेंडाइज। अलाउंस फॉर बेडर्स किसका कॉन्ट्रा अकाउंट है? ये एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट है। रेंट रिसीव बट नॉट रेंट अर्न बट नॉट रिसीव, रेंट आपने कमा लिया लेकिन अब तक मिला नहीं, वो क्या है? वो रेंट रिसीवेबल है। और सबके क्रेडिट बैलेंस होता है सिवाय सेल रिटर्न का। सेल रिटर्न का जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स जर्नल में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ये तो पास्ट पेपर में इतनी बार आ चुका है ना, याद हो गया होगा। जर्नल में लिखने को हम क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। ठीक है। एक ये भी पता नहीं क्यों हर बार आ जाता है, ये एक एंट्री जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री किस बुक में लिखी जाती है? कैश बुक के अंदर। अर्थमेटिक कहाँ गया? हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ ऑल अकाउंट इज वेरीफाइड बाय ट्रायल बैलेंस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर ग्रॉस प्रॉफिट को हम ऐड बैक कर दें तो क्या आता है? नेट सेल आता है। ये थोड़ा सा उल्टा किया इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, ये लास्ट जब क्वेश्चन नंबर आप 10 देखेंगे तो वहाँ पर ये बात समझ में आ जाएगी। द टर्म मर्चेंडाइज इज यूज इन अकाउंटिंग फॉर, मर्चेंडाइज किसे कहते हैं? गुड्स को मर्चेंडाइज कहते हैं भाई। ओके, उसके बाद किससे एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब आप ऑफिस से कैश निकाल कर बैंक में जमा करवा देंगे तो आपके टोटल एसेट जितने थे उतने ही रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, क्या है आपके लिए? लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस ड्यू होगा लेकिन अभी तक अदा नहीं किया, वो हम पर लाइबिलिटी है। अगर इक्विपमेंट का कोई पार्ट आप सप्लायर को वापस करते हैं तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? इक्विपमेंट खरीदने के लिए इक्विपमेंट लिखते हैं तो वापस करने के लिए भी इक्विपमेंट ही लिखा जाएगा। ठीक है। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट, इनमें से क्या इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा? अनएर्न्ड कमीशन। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी लिखी जाती है बैलेंस शीट में। अकाउंटिंग साइकिल का लास्ट स्टेप क्या होता है? पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। एसेट्स अगर 1 लाख है और लाइबिलिटीज के 20% है, 20% लें, इसका कितना बनता है? 20,000। यानी एसेट 1 लाख, लाइबिलिटीज 20,000, तो कैपिटल कितना होगा? कैपिटल होगा भाई 80,000। ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया। जब बैंक क्रेडिट करता है इसका मतलब बैंक ने इंटरेस्ट हमें दिया है, और अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो वो हमारे लिए इनकम है। जर्नल के नीचे जो आप एक एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे नरेशन कहते हैं। ठीक है, आसान से एमसीक्यूज थे। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। इसमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बनाने थे, ये थे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, बचपन से आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ये कुछ यहाँ पर आपके सामने ट्रांजैक्शन दी गई हैं, आपको इसकी ट्रांजैक्शन इस तरह से लिखनी थी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा हुआ आप वही लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि इंक्रीज वन एसेट डिक्रीज अनदर एसेट, एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट कम हो रहा है, तो मैंने लिखा है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। आप चाहें तो यूँ लिख सकते हैं परचेज फर्नीचर ऑन कैश, आपने फर्नीचर खरीदा है कैश पे, फर्नीचर भी एसेट है कैश भी एसेट है, एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट कम हो रहा है। तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है कि ये जो यहाँ पर वर्ड्स हैं ये आपके सेंटेंस कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही हो। ठीक है, बस सही होने चाहिए। बहरहाल इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जर्नल का सवाल लिया गया है, ये सवाल है और इसका सोल्यूशन कितना आसान सवाल है, चेक कर लीजिएगा भाई। कहीं कोई मिस्टेक आपको नज़र आए तो मुझे बता दीजिएगा। और सवाल यानी कि जब कंप्लीट हो जाए तो ज़रूर बताइएगा कि आपके एमसीक्यूज़ कितने सही हुए और आपके सोल्यूशन कैसा रहा, पेपर कैसा रहा, तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है। अच्छा, इसी सवाल से क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जर्नल लेजर भी बनाना था, तो भाई ये जर्नल लेजर भी मैंने बना दिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी सीक्वेंस में जर्नल लेजर बनाएं, मेरी सीक्वेंस कुछ यूँ होती है कि मैं पहले सारे एसेट्स बनाता हूँ फिर लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो आप चाहें तो सवाल को देखते हुए आप अपनी जो भी सीक्वेंस आ रही है उसके मुताबिक आप ट्रायल बैलेंस कह रहा हूँ, जर्नल लेजर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल लेजर, इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई बात समझ में ना आए तो वो कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कैश बुक से लिया गया, ये भी बहुत आसान सा सवाल लिया गया, इसमें भी कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ये कैश बुक का सवाल था और ये उसका प्यारा सा मासूम सा सोल्यूशन। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बैंक रिकन्सिलेशन का सवाल है, ये भी बहुत आसान सा सवाल लिया गया था, थोड़ा सा लंबा था, आई मीन लंबा देखने में लग रहा था लेकिन है नहीं, इतना था नहीं था। तो ये आ गया हम बैंक रिकन्सिलेशन के सोल्यूशन पे, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर मैं अपने लिए शो करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ये आपने शो नहीं करने होते हैं। ठीक है, ये इसका बैलेंस आ रहा है 20575। उसके बाद स्पेशल जर्नल बताओ ज़रा, इससे आसान सवाल तो कोई है नहीं, सिर्फ परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल बनाना था और कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट भी नहीं था, बहुत आसान सा सवाल लिया गया है। तो ये रहा भाई आपका परचेज जर्नल, ये रहा आपका परचेज रिटर्न जर्नल, कोई परेशानी की बात नहीं थी इसमें। सेक्शन सी, हाँ भाई सेक्शन सी पर आते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, इससे आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी थी, तो ज़रा इसकी इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये इसकी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये आधी यहाँ बनी हुई है और फिर आधी जो है वो ये यहाँ बनी हुई है।
नेट प्रॉफिट यानी नेट इनकम आई है 1300 रुपये। नेट प्रॉफिट कहें नेट इनकम कहें एक ही बात है। उसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनी हुई है, ये इसकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 44,300 आंसर आ रहा है। आपका क्या आंसर आ रहा है वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाता हूँ। ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए यहाँ पर बनाई गई है ताकि इससे आप इजीली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बना सकें। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल के हिस्सा नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बनाया। उसके बाद इसी सवाल से क्लोजिंग एंट्रीज और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना था। तो ये पहले हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में। ये सारी क्लोजिंग एंट्रीज हैं। पहले सारे एक्सपेंसेस क्लोज किए, फिर रेवेन्यू और फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर किया। ड्राइंग थी नहीं, वरना ड्राइंग को भी क्लोज करते, ठीक है। और फिर ये है इसका पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट को ही देख के यहाँ पे कॉपी कर दिया है, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। ओहो, ये थोड़ा मिसिंग फिगर था। अब ये कैलकुलेट कैसे करना था। ये 6 केसेस अलग अलग है, हर केस में 2-2 वैल्यूज़ मिसिंग है। तो ये उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर शो की गई है। केस 1, केस 2 और फिर केस 3, ठीक है, फिर केस 4, फिर केस 5 और फिर केस 6। और ये कंप्यूट करने के बाद आपको दोबारा ये टेबल बनाना था। उस टेबल के अंदर ये दोबारा से आपको कंप्लीट करके टेबल बनाना था, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट की गई, ये 2 फॉर्मूलाज मैंने यूज़ किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज़ किया और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए, ये 2 फॉर्मूलाज लिखिए, दोनों फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कीजिए। जो वैल्यू मिसिंग होगी वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये इसका तरीका था। अच्छा भाई, अब बात करते हैं पेपर के बारे में। भाई पेपर कैसा था। अगर आप मुझसे पूछें तो पेपर बहुत आसान पेपर था। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेपर बहुत आसान था। इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं था जो कि आपको परेशान करता। इवन सेक्शन सी भी बहुत आसान था अगर आपने पढ़ा है। हाँ, नहीं पढ़ा तो फिर तो आपके लिए जर्नल भी मुश्किल है। बहरहाल पेपर मेरे हिसाब से बहुत आसान था, एमसीक्यूज भी बहुत आसान थे। तो आपका पेपर में मेरे हिसाब से 80 to 90 मार्क्स तक ईजीली, बहुत मुश्किल से नहीं, बहुत इजीली आ जाना चाहिए। और जिन्होंने पूरा पेपर किया उनके तो आई थिंक 100 के करीब भी मार्क्स आ सकते हैं। तो मेरी राय तो ये है। बाकी आपकी क्या राय है, आपका पेपर कैसा हुआ वो ज़रूर बताइएगा। 2 बातें ये मैं हर वीडियो के आखिर में करता हूँ, 2 बातें। नंबर 1 कि आपसे अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा ऊपर चलते हैं हम और इनकम स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का सवाल था। इनकम स्टेटमेंट में आपने ग्रॉस प्रॉफिट तक सही निकाला, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपने किसी पॉइंट में कोई मिस्टेक कर दी या अदर इनकम लिखना भूल गए, तो जहाँ से मिस्टेक की है ना, बस वहाँ से नंबर कटना शुरू होंगे। उससे पहले जो कुछ सही है उसके सही नंबर मिलेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ मिस्टेक का इफेक्ट आएगा, अब जैसे बैलेंस शीट में सारी चीज़ें सही आएंगी, नेट इनकम गलत होगी तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा, तो ये वैल्यू गलत होगी, तो यहाँ तक की जो वैल्यूज़ होंगी उसके नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। कितने मिलेंगे और कितने कटेंगे, नंबर के बारे में मुझसे बिल्कुल सवाल मत कीजिएगा। आपकी कमेंट को मैं इग्नोर कर दूंगा अगर नंबर के बारे में कोई बात की जाएगी, यानी मार्क्स के हवाले से। रीज़न, मार्क्स के बारे में मुझे नहीं पता। मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिनर के हाथ में होती है, वो सवाल के हिसाब से वैरी करती है। अब आप बोले सर 1 एंट्री का नंबर तो आप बता सकते हैं, नहीं बता सकता। कभी 1 एंट्री का 1 नंबर होता है, कभी 1 एंट्री के 1.5 नंबर होते हैं, कभी 1 एंट्री के 2 नंबर होते हैं, कभी 1 एंट्री के आधे नंबर भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है सवाल पर और एग्जामिनर की अप्रोच पर कि उसने क्या मार्किंग स्कीम सेट की हुई है, ठीक है भाई। दूसरी बात कि अगर यहाँ पर पेपर में कहीं कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो या कॉपी पेस्ट करने में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो वो डिस्क्रिप्शन में करेक्ट कर दिया जाता है। पहले आप चेक कीजिए कि डिस्क्रिप्शन में है या नहीं है, फिर कमेंट कीजिए कि सर ये सवाल ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था, हमारी टीचर ने ये बताया, क्या ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तो फिर उसे हम चेक करेंगे और फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपका आंसर सही है या हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये मेरी कुछ बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक बाकी पेपर्स के लिए भी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।